नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारत की आर्थिक किस्मत को शक्ल दी। ये कहानी है भारत की अर्थव्यवस्था के गुमनाम निर्माताओं की। तो जब हम सोचते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कौन बनाता है, तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े नेता, उद्योगपति। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। जवाब छिपा है उन समूहों में जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, समितियां और आयोग। जी हाँ, यही हैं वो असली आर्किटेक्ट्स, वो वास्तुकार जिन्होंने भारत की आर्थिक नींव का डिजाइन तैयार किया। तो कहानी शुरू करते हैं आज़ादी के बाद के उन शुरुआती दशकों से। ये वो दौर था जब एक नए नवेले भारत को अपनी आर्थिक पहचान से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने थे। इस वक्त सवाल बड़े सीधे और जरूरी थे। सोचिए, 1960 में महालनोबिस समिति ये पता लगा रही थी कि भाई देश में पैसा आखिर है किसके पास। फिर 68 में दांतेवाला समिति ने एक बहुत बड़ी चुनौती पर काम किया, बेरोजगारी को गिना कैसे जाए। 1983 आते आते सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे का एक अहम फॉर्मूला दिया, और 89 में खुसरो समिति ने हमारी खेती किसानी, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ी। ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर आज की इमारत खड़ी है। लेकिन फिर आया साल 1991, एक ऐसा मोड़, एक ऐसा साल जिसने भारत की आर्थिक कहानी का रुख ही मोड़ दिया। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हालत इतनी खराब थी कि विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म होने वाला था। अब कुछ बड़ा, कुछ अलग सोचने का, पूरी आर्थिक सोच को बदलने का वक्त आ गया था। और फिर जो हुआ वो कमाल था। एक के बाद एक सुधारों की जैसे झड़ी लग गई। 1990 में गोईपुरिया समिति ने बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम किया। फिर 91 तो जैसे तूफान ही ले आया। नरसिम्हम समिति ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल डाला, और चेलैया समिति ने टैक्स के पूरे ढांचे को। 92 में जानकीरमण समिति को शेयर बाजार के एक बड़े घोटाले को सुलझाने का काम मिला, और 93 में मल्होत्रा समिति ने बीमा सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए। मतलब एक्शन, फुल ऑन एक्शन मोड था। और इससे सोच में जो बदलाव आया वो जबरदस्त था। 1991 से पहले देखिए, हमारा फोकस था इनकम कैसे बटे, बेरोजगारी कितनी है, बड़े बड़े सरकार केंद्रित मुद्दे। लेकिन 1991 के बाद फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया बाजार पर। बैंकिंग, टैक्स, बीमा, इंडस्ट्री, एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। अच्छा, हम ये भारी भरकम शब्द तो इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, लेकिन इनका असल में मतलब क्या है? चलिए अर्थव्यवस्था के इंजन के कुछ पुर्जों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। पहले है कॉल मनी। ये कुछ नहीं, बस बैंकों का आपस में एक दूसरे से एक रात के लिए पैसा उधार लेना देना है, ताकि रोज का हिसाब किताब ठीक रहे। समझिए कि ये बैंकिंग सिस्टम की धमनियों में बहने वाला खून है, जो उसे हर दिन चलाता है। फिर आता है कमर्शियल पेपर। ये भी एक तरह का उधार है, लेकिन ये बड़ी बड़ी भरोसेमंद कंपनियां लेती हैं। बैंक के पास जाने के बजाय वो सीधे बाजार से कम समय के लिए पैसा उठा लेती हैं। इससे उन्हें ज्यादा आज़ादी और बेहतर शर्तें मिलती हैं। ठीक है, ये सब बदलाव तो हो रहे थे, पर एक सवाल हमेशा रहता है। जब भी इतने बड़े बदलाव होते हैं तो किसी को फायदा होता है और किसी को नुकसान। तो इसका असर किस पर कैसा पड़ता है? ये टेबल एक मोटा मोटा अंदाजा देती है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो जो लोग कुछ बना रहे हैं, जैसे किसान, व्यापारी, उन्हें अक्सर फायदा होता है। जो कर्जदार हैं उन्हें भी राहत मिलती है। लेकिन जो आम उपभोक्ता है, या जिन्होंने पैसा उधार दिया है, या फिर जो पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए महंगाई मुश्किल खड़ी कर सकती है। उनकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। तो 90 का दशक तो सुधारों का था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी अपने साथ बिल्कुल नई चुनौतियां लेकर आई। अब हमारे आर्किटेक्ट्स के सामने नई तरह की मुश्किलें थीं। 2005 में सच्चर समिति ने सामाजिक और आर्थिक बराबरी के मुद्दे को उठाया। उसी साल सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी को नापने का हमारा तरीका ही बदल दिया। काले धन से लड़ने के लिए कड़े कानून बने। और फिर 2018 में मालेगाम समिति को बैंकों के बढ़ते हुए डूबते कर्ज की समस्या से जूझना पड़ा। मुद्दे अब और भी ज्यादा जटिल हो गए थे।
अब जरा हाल की एक तारीख पर आते हैं, 12 नवंबर 2021। इस दिन क्या हुआ था, याद है? इस दिन लॉन्च हुई थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार आम इंसान को सीधे सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाने का मौका मिला। फाइनेंस की एक पूरी दुनिया जो पहले सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए थी, अब सबके लिए खुल गई। तो ये पूरी कहानी, ये लगातार चलते रहने वाले एक निर्माण की कहानी है। पहली ईंट रखने से लेकर पूरी इमारत को बदलने और अब उसे मजबूत बनाने तक एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट का काम वाकई कभी खत्म नहीं होता। और इससे एक बात तो साफ है, अर्थव्यवस्था कोई बेजान मशीन नहीं है जिसे एक बार सेट कर दिया और भूल गए। नहीं, ये तो एक जिंदा शरीर की तरह है। इसे लगातार बदलते माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है, तभी ये आगे बढ़ेगी। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। भारत के सामने अगली बड़ी आर्थिक चुनौती क्या होगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, क्लाइमेट चेंज, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? और उससे भी बड़ा सवाल, उसका अगला वास्तुकार कौन होगा?